नक्सल अफेयर्स पे सरकार का जो रुख है वो काफी बदल चुका है, स्पेशली तब से जब से भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट आई है स्टेट में। और इसीलिए एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया जा रहा है पुनर्वास पे। उन्हीं से जानकारी ली जा रही है, उन्हीं से फीडबैक लिया जा रहा है जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है। यानी नक्सल से ही पूछा जा रहा है कि उनका पुनर्वास किस तरह से हो। अगर उन्हें कोई फीडबैक देनी हो, कोई रिव्यू देना हो, तो वो अब एक गूगल फॉर्म के जरिए और एक मेल आईडी के जरिए अपने जितने भी फीडबैक है वो डायरेक्टली विजय शर्मा होम मिनिस्टर, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें भेज सकते हैं। इसकी शुरुआत अभी अभी 2 दिन पहले ही हुई है और इसी पर ज्यादा एनालिसिस करने के लिए कि क्या ये सिस्टम वायबल है, क्या ये सिस्टम फीजिबल है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड प्लेसेस पे, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन, इसकी स्ट्राइक रेट अच्छी होगी, इस पे और जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं राउंड अप पर। सर, आपका भी स्वागत करती हूं मैं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। किस तरह से सर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा एक सिस्टम है, एक इनिशिएटिव तो लिया गया, एक अच्छा इंटेंशन नजर आ रहा है कि वार्तालाप की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट नक्सल्स ने भी अपने प्रेस रिलीजेस में 2 बार ये इच्छा जाहिर की है कि वार्तालाप का एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए। लेकिन एक तरफ मुठभेड़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम वार्तालाप करना चाहते हैं। तो ये एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट में, एक इस तरह के एक बहुत ही ऐसे एनवायरमेंट में बातचीत का ये जो सिलसिला है, पहली बात ये आगे बढ़ेगा कैसे? क्या सिर्फ पुनर्वास पे उनसे बातचीत करने से क्या चीजें सॉल्व हो सकती हैं या एक अच्छी शुरुआत है, आपको लगता है? ये 2 अलग अलग चीजों की हम बात कर रहे हैं। एक तो यह है कि नक्सल्स के साथ पीस टॉक, शांति वार्ता, जिसमें कि दोनों पक्ष जो हैं कभी कभी अपनी शर्त रखते हैं कि पहले वो हथियार डालें, कभी नक्सली कहते हैं कि आप पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाओ बस्तर से, तब बात होगी। पूरे दुनिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, चाहे वो नॉर्दर्न आयरलैंड हो, चाहे हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं पर भी हथियारबंद आंदोलन बिना बातचीत, बिना वार्ता के खत्म नहीं हुए हैं। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने ये कहा है अभी बार बार कि सिर्फ बंदूक से इसका हल नहीं निकलेगा, सिर्फ मुठभेड़ या खून खराबे से हल नहीं निकलेगा। मैं उनके शब्द कोट नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात बतला रहा हूँ मैं। शब्द थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। पहली बात जो इस सरकार ने आते ही की है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने पहले इंटरव्यू में ही ये बात कही थी कि हम नक्सलियों से शांति वार्ता करना चाहते हैं। शुरू से ही उन्होंने कहा और मैं एकदम चौंक गया था। मुझको लगा कोई गलती से तो उनके मुंह से ये बात नहीं निकल गई है, क्योंकि नए नए गृह मंत्री थे, नई नई सरकार थी, आधा दर्जन राज्यों में नक्सल हिंसा फैली हुई है और केंद्र सरकार के तहत आता है ये पूरा मुद्दा। कैसे एक राज्य का गृह मंत्री जो है वो कह सकता है कि हम नक्सलियों से बातचीत करना चाहते हैं, वो बातचीत करें, वो आगे आए। विजय शर्मा ने और 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि मैं मोबाइल वीडियो कॉल पे भी उनसे बात कर लूंगा अगर वो मुझको वीडियो कॉल करेंगे तो। ये भी और आगे बढ़ के ये बात थी ये। विजय शर्मा दमखम के साथ इस बात को बोल रहे थे। उन्होंने किसी का हवाला नहीं दिया कि हमने पार्टी से पूछ लिया है, कैबिनेट ने तय कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो दमखम से इस बात को बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है नक्सलियों से बातचीत की पेशकश जो है ये एक बड़ा डेमोक्रेटिक कदम है। लोकतंत्र में, सरकार में यह हौसला रहना चाहिए कि वो दूसरे देशों के साथ भी बात करे, दुश्मन देशों के साथ भी बात करे। अपने देश के जो बागी हैं, विद्रोही हैं, आतंकी हैं, अलगाववादी हैं, कश्मीर के अलगाववादियों से भी बात हुई है। नक्सली तो कोई अलग देश भी नहीं मान रहे, खालिस्तानी अलगाववादी थे, लेकिन पंजाब में पीस टॉक हुआ था। जो देश से अलग होकर नया देश बनाना चाहते हैं उनसे भी सरकार बात कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट की एक समय की मुझको याद है, नागालैंड, मिजोरम कहीं के लालडेंगा से लंदन में बात की थी भारत सरकार ने। दूसरे देश जाके बात की थी अपने ही देश के हथियारबंद आंदोलनकारी से। वहां पे कोई समझौते पे दस्तखत भी हुआ था, मुझको बहुत याद नहीं है। हिंदुस्तान में सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नक्सलियों से क्यों बात नहीं कर सकती? नक्सली ने अलग देश चाहते हैं, न कुछ चाहते हैं। उनका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, लेकिन उनका आदिवासी कल्याण पे भरोसा है। वो आदिवासियों के बहुत सारे जायज मुद्दों को भी उठाते हैं, हिंसक तरीके से उठाते हैं। उसी हिंसा को खत्म करने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक सरकार पर है। वो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाकर वहां खत्म कर रही है, चाहे वो बातचीत से इसको खत्म करे।
मैं सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें पिछले 4 महीने में 100 से ज्यादा नक्सलियों को मारा है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। जो भी हथियारबंद आंदोलन है, सरकार अपने तरीके से निपटेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार लगातार जो नक्सलियों से बातचीत की पेशकश कर रही है, ये एक बिल्कुल नया रुख है। ये ताजी हवा का झोंका मुझको लग रहा है शासन में। इस पे आगे बात होनी चाहिए, इस पे नक्सलियों को भी आगे आना चाहिए, दोनों पक्षों को बिना शर्त आगे आना चाहिए। ये बात फिजूल की है कि वो पहले संविधान में भरोसा करें तो हम बात करेंगे। अरे संविधान में वो भरोसा कर लेंगे तो हथियारबंद आंदोलन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बात करने के लिए बचेगा क्या? तो बात करने की जरूरत तो तभी तक है ना जब उनका संविधान पे भरोसा नहीं है। और देश के भीतर ऐसे किसी भी ताकत से आंदोलन से बात करने की अधिक बड़ी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक सरकार की रहती है, जो कि भारत सरकार की है, प्रदेशों की सरकारों की है। छत्तीसगढ़ ने एक बहुत अच्छी पहल की है। मैंने इसकी तारीफ में कल या परसों एडिटोरियल भी लिखा है। खैर, दूसरा मुद्दा जो आपने पुनर्वास का जो कहा है, ये दूसरा ऑफर है गृह मंत्री का, विजय शर्मा का। उन्होंने खुलासे से कहा है कि हमने एक गूगल डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये उसका क्यूआर कोड है। मोबाइल से क्यूआर कोड को खोलो तो एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। आप अपने सुझाव लिख के उसमें भेजो। ईमेल एड्रेस दिया है कि आप ईमेल करके भेजो। ये केवल नक्सलियों के नहीं है। जो मुझको अगर सही याद पड़ रहा है तो इसमें कोई भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। शायद अगर उन्होंने नहीं भी कहा है तो भी जब आप एक ईमेल एड्रेस सार्वजनिक कर रहे हैं तो सभी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। एक अच्छी बात है। मैं अभी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। उनके भी पास कुछ चीजें हो सकती है, उनके भी कुछ सोच हो सकती है, वो भी लिख के भेज सकते हैं। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के एक कलेक्टर अलेक्स पाल मेनन को जब किडनैप किया था नक्सलियों ने, उस वक्त जो लोग कमेटी में थे, कुछ एक अफसर थे, कुछ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो लोग भी आज कुछ लोग जिंदा हैं उसमें से, वो लोग भी अपने सुझाव लिख के भेज सकते हैं। नक्सलियों का पुनर्वास कैसे किया जाए, जो सरेंडर करते हैं उनका, एक अच्छा विषय है। ये सरकार का दूसरा लोकतांत्रिक कदम मुझको दिख रहा है नक्सलियों के नक्सल मोर्चे पर। मेरा एक सवाल सर इस पे ये है कि आपने तो कहा एक अच्छी शुरुआत है, और ये आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज जब हम ये बात करें कि एक अच्छे इंटेंशन से आगे बढ़े जा रहे हैं, और वो इंटेंशन कहीं ना कहीं बहुत एक्शन के जरिए भी विजिबल नजर आ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इसके क्या क्या हैं? आपको क्या लगता है तकनीकी चैलेंजेस आएंगे? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये सबके लिए है। अगर आप पब्लिक डोमेन पे डाल रहे हैं एक मेल आईडी और एक गूगल शीट, तो आप सबके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जब हमने विजय शर्मा से एक्सक्लूसिवली बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, जिसको बसाना है उन्हीं से हम इस बार पूछ रहे हैं। और हमने उनसे ये भी पूछा था कि अगर कोई मेल आईडी से अपना मेल करता है तो वो आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है, क्योंकि सर्विलेंस बहुत स्ट्रांग है छत्तीसगढ़ पुलिस का एट द मोमेंट, और हमेशा से रहा है। तो ट्रैकिंग के भी एक जो सोच है वो नक्सल्स के माइंड में आती है कि किस तरह से हम ट्रैक हो सकते हैं, हमारी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस चीज के आपको टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या लगते हैं? मुझे लगता है इससे थोड़ा स्ट्राइक रेट कम हो सकता है। आपका क्या मानना है? जीरो। मुझको इसका खतरा, इसकी समस्या जीरो दिख रही है। इसलिए कि नक्सली मेरे नंबर पे और मेरे नंबर के साथ में सैकड़ों नंबर पे, आपके नंबर पे भी दिन में 2 बार व्हाट्सएप करते हैं, अपना प्रेस नोट भेजते हैं, लिखते हैं कि सरकार ने सही मारा है, ये 29 लोग हमारे थे, सरकार ने इन 10 में से 4 को गलत मारा है, ये हमारे नहीं थे। रोज प्रेस नोट भेज रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर मेरे पास भी है, आईबी के पास भी है, स्टेट इंटेलिजेंस के पास भी है। उससे क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है उससे। वो चेंज करते रहते हैं, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं तो साल 2 साल उसी नंबर पे पाते रहता हूँ उनका व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसका कोई खतरा नहीं है। कोई ऐसा गोपनीय चीज नहीं है उनका व्हाट्सएप नंबर। आपको भी रोज आता है प्रेस नोट, मुझको भी आता है, पुलिस के पास भी है। तो भेज देंगे उससे कि ऐसा ऐसा पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब सरकार खुला न्योता देती है कि नक्सल पुनर्वास कैसे होना चाहिए, तो केवल नक्सली भेजें जरूरी नहीं है। मैं भी लिख के भेज सकता हूँ, मेरी कोई सलाह रहेगी तो। जिसको आप टेक्नोलॉजिकल खतरा या चैलेंज कह रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, जंगल में है, दंडकारण्य में, वहाँ टेलीफोन का नेटवर्क है नहीं है,
ये बच्चों जैसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शहरों में आते हैं, जंगल से मेरे पास में जब जब ये ग्रामीणों ने कहा कि 4 लोग नक्सली नहीं थे, हमारे लोग थे, जी तो मेरे पास व्हाट्सएप पर 170 वीडियो आए जी बस्तर से, हाँ उन परिवारों के बयान के 170 वीडियो। जी तो ऐसा नहीं है कि वहां से बिल्कुल काम ही नहीं करता है मोबाइल नेटवर्क। हाँ एक गूगल डॉक्यूमेंट में जानकारी डाल के भेजना है, हाँ क्यों काम नहीं करेगा? हाँ वहाँ तो काम आपको- करता है। आपको लग रहा है इसकी स्ट्राइक रेट टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से तो नहीं अफेक्ट होगी, लेकिन नहीं। आपको लगता है नक्सल्स बढ़ चढ़ के आएंगे इस पे पुनर्वास या अपना सुझाव देने? ये कहना मुश्किल है कि वो आएंगे, क्योंकि हाँ। जो हार्डकोर नक्सल हैं, हाँ। वो बिना किसी पीस टॉक के क्यों चाहेंगे सरेंडर करना? सही बात है, वो पहले चाहेंगे कि सरकार उनसे बातचीत करे, शांति वार्ता करे, उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोअर काडर जो है, लीडर्स को छोड़ के लोअर काडर, वो हो सकता है कि कुछ लोग ही लिख के भेजें कि हमको ये चाहिए। ये भी हो सकता है नक्सली कुछ और लोगों से लिखवा के भेज दें हाँ। कि क्या क्या होना चाहिए, या हमारे जैसे कुछ उत्साही लोग होंगे, हम लिख के भेज देंगे कि पुनर्वास ऐसा होना चाहिए। मुझको इसमें कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है, मुझको कोई खतरा नहीं दिख रहा है। मैं स्ट्राइक रेट का अंदाज भी नहीं लगा सकता। क्रिकेट मैच नहीं है ये, एक सीरियस मामला है ये। इसमें नक्सलियों को लगेगा कि उनको सरेंडर करना है, पुनर्वास चाहिए। रोजाना आ रहा है खबरों में, रोजाना। आज 4 ने किया, परसों 8 ने किया, उसके पहले 12 ने किया। रोज सरेंडर करने की खबरें आ रही है। ये फेक सरेंडर है कि सही सरेंडर है, मैं उस पर नहीं जाता। सरेंडर है, दिख रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं लिख के भेज सकते? जिन्होंने सरेंडर किया है वो भी लिख के भेज सकते हैं कि हमको HIG दिया जाए, आप LIG दे रहे हो, जनता क्वार्टर दे रहे हो, हमारे बच्चे उतने में नहीं रह सकते, हमको HIG दिया जाए, या मुझको एक 2 व्हीलर दिया जाए, या हमको काम दिया जाए, या हमको 5 लाख रुपया दिया जाए। तेलंगाना में ज्यादा मिलता है पैसा, हमको उतना दिया जाए। हाँ, किस तरह से बाकी स्टेट्स में भी चेहरे से दिख जाता है। अगला सवाल आपका क्या रहेगा, इसलिए मैं शुरू हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। अगले, जैसे कि मेरा सवाल था कि जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जॉइनिंग स्टेट्स में भी ऐसा एक कॉमन नोशन है कि उनके रिहैब पॉलिसी वहां पर ज्यादा बेटर होती है, स्पेशली आंध्र प्रदेश और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर एक ज्यादा सक्सेस स्टोरी की तरह रिहैब पॉलिसी उभर कर आई। वहां पर बहुत सारे लोग जाके सरेंडर किए। इसका जवाब भी जब हमने विजय शर्मा से मांगा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वहीं के लोग थे जो अपने देश में वापस चले गए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ के पॉलिसी में, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में खामियां थी, इसलिए शायद एक अपडेशन की बात हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य जो है किसी भी एडजॉइनिंग स्टेट से ज्यादा है। नतीजा ये होता है कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब स्टेट से धान आके यहाँ बिकता है। ठीक है, वहाँ इतना दाम नहीं मिलता। अगर यहाँ की नक्सल सरेंडर पॉलिसी ऐसी रहेगी कि यहाँ पे तेलंगाना के, महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा मुआवजा मिलेगा, ज्यादा राहत, मदद, इनाम, जो भी कहें हम, ज्यादा मिलेगा, तो नक्सली यहाँ आके सरेंडर करेंगे। क्योंकि बस्तर में जो लीडरशिप है नक्सलियों की, उसमें बहुत सारे लोग आंध्र तेलंगाना के हैं। बिल्कुल, टॉप कार्डर। तो वो सरेंडर करने के बाद अगर बसना भी चाहते हैं कहीं पे, तो वहीं जाके बसना चाहेंगे जहां उनकी जुबान बोलने वाले लोग हों, जहां रिश्तेदार हों, पहचान के हों। तो एक स्वाभाविक बात है वहां जाना उनका। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ी बस्तर के जो लोग हैं, ये अगर जाके आंध्र में सरेंडर करते हैं तो ये एक अलग मुद्दा रहेगा। मुझको ऐसा लगता है ये कोई बोली लगाने की बात नहीं है कि तुम 3100 दोगे, हम 3200 रुपया क्विंटल देंगे, धान का दाम, वैसा मामला नहीं है ये। मुझको लगता है किस राज्य में कितनी हिफाजत मिलती है। एक बार पुनर्वास के समय आपको मकान, पैसा क्या मिलता है, आपको आने की क्या आगे की क्या गारंटी मिलती है, आपको रोजगार क्या मिलता है, ऐसी कई चीजें रहेगी जो लोगों के लिए मायने रखेगी। लोगों को ये भी लगेगा कि किस प्रदेश में हम महफूज रहेंगे, वो वहां भी जाना चाहेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि वो किस प्रदेश में सरेंडर कर रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ, बस्तर के 2000 नक्सली मान लीजिए आंध्र, महाराष्ट्र में सरेंडर कर देते हैं, तो छत्तीसगढ़ का तो पैसा बचेगा। सरेंडर कहीं भी करें, नक्सली तो कम छत्तीसगढ़ से होंगे अगर यहाँ के लोग बाहर जाएंगे तो ये कंपटीशन नहीं है कि तुम मेरे यहाँ आके सरेंडर करो, कंपटीशन ये है कि तुम सरेंडर करो।
तुम चाहे हॉलैंड जाके सरेंडर कर दो, कहीं भी करो, लेकिन सरेंडर करो, मेरे यहाँ बंदूकबाजी बंद करो। ये है मुद्दा। तो अगर वो आंध्र में ज्यादा अट्रैक्टिव पाएंगे, तेलंगाना में वहां चले जाएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई नुकसान नहीं है। एक बंदूक थामा हुआ व्यक्ति जो वायलेंस करता है वो आंध्र चले गया, छत्तीसगढ़ चले गया, यहाँ की सरकार का तो मकान बच जाएगा, उसको किसी गरीब को दे सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन किस प्रदेश में सरेंडर कर रहे हैं, किस प्रदेश से हथियारबंद नक्सली हट रहे हैं, हाँ। ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। आपको कितना लगता है कितना इफेक्टिव होगा, स्पेशली ये इनिशिएटिव, क्योंकि हम उसी पे ही फोकस्ड है आज। आपको क्या लग रहा है कितना इफेक्टिव होगा, और अब फॉरवर्ड कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या नजर आ रहा है कि इससे किस तरह से आगे एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है एक अच्छी सोच से? मुझको ये दोनों स्टेप्स जो हैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में दिख रहे हैं। मुझको लग रहा है कि जो शांति वार्ता की जो पेशकश है, हाँ। वो और उसका अगला स्टेप है कि पुनर्वास के लिए आप प्रस्ताव भेजो कि कैसा पुनर्वास आपको चाहिए। सरकार विविध भारती की तरह प्ले करने को तैयार है कि आप फरमाइशी गाने का पोस्ट कार्ड भेजो, हम कोशिश करेंगे वो गाना सुनाने की, जैसा अमीन सयानी सुनाते थे नाम के साथ लोगों का, ऐसा सरकार कर रही है। नक्सली इससे ज्यादा कुछ उम्मीद न करें। और मुझको दूसरी चीज और लगती है, हमारी तरह के लोग, मैं आपके बारे में नहीं जानता, हमारी तरह के जो पीस लविंग लोग हैं, अमन चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि वो नक्सलियों को और सरकार को बातचीत की टेबल तक ला सके। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत अविश्वास भरा हुआ है, दशकों से एक दूसरे से नाराजगी भी है। उन्होंने हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, इन्होंने हजारों नक्सलियों को मारा है। एक दूसरे के लिए मन में रंज है, नाराजगी है। ऐसे में मुझको लगता है कि कुछ बीच के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, किसी और रिटायर्ड अफसर को, जिसके ऊपर भी दोनों पक्षों का भरोसा हो, उनको इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत उनको पीस टॉक के साथ साथ, पीस टॉक कैसे शुरू होगी, तो पीस इनिशिएटिव, पीस मीडिएटर, पीस मीडिएटिंग, ये होना चाहिए। पीस मीडिएशन की जरूरत है यहाँ पर, तभी तो टॉक तक बात पहुँचेगी। अगर कोई मध्यस्थ नहीं रहेंगे तो वार्ता ही नहीं होगी। मुझको लगता है ये एकदम सही समय है हिंदुस्तान में, ये साल एकदम सही समय है जब पूरे देश के शांति पसंद लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से इन दोनों के बीच में बातचीत करवा सकें। और मेरा ये मानना है किसी बातचीत के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं रहती। वो बंदूक थामे हुए हैं, थामे रहने दो। आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वहां मार रहे हैं नक्सलियों को, आप मारते रहो। आप दोनों इस बीच में भी बात कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच कई हथियार चले, जंग के बीच भी बात होती है। आप कश्मीर का इतिहास देखिए, पंजाब देखिए, नॉर्थ ईस्ट देखिए, श्रीलंका देखिए, तमाम किस्म के टकराव के बीच बातचीत होती है देशों के साथ। शांति हो जाना जरूरी नहीं है, शांति अगर हो जाएगी तो बातचीत की जरूरत भी कम रह जाएगी। कम से कम एक कोशिश हो, एक कलेक्टिव एफर्ट सबके तरफ से हो। मुझको लगता है बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं, आप आ जाओ बात करने के लिए, हम आपको नहीं मारेंगे, आप बुलाते हो हम जंगल आ जाते हैं बात करने के लिए। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं नक्सलियों से बातचीत करने को तैयार हूं, आधी रात को भी जंगल में नक्सली मुझको अकेले बुलाएंगे तो मैं चले जाऊंगा। लेकिन रमन सिंह की कही हुई बात को उनकी सरकार के और किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। एक बहुत बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूं, जो इस सरकार के साथ भी रहेगी, विष्णुदेव साय की सरकार और विजय शर्मा गृह मंत्री, इसके साथ भी रहेगी। सरकार के दूसरे अफसर ये इस बात को आगे शायद नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि सबके मन में रंज है नक्सलियों को लेके। किसी ने साथियों को खोया है, किसी ने कुछ है। कुछ लोगों के मन में मोटी कमाई जुड़ी होगी नक्सल मोर्चे की। नक्सल हिंसा रहने से, वहाँ आतंक रहने से कम कमाई नहीं होती, बहुत सारी कमाई होती है अफसरों की वहाँ पे। कई लोग खिलाफ होंगे पीस टॉक के, उनके लिए ये कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहना अच्छा है। फायदेमंद है। इस सरकार को अपने खुद के लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, हमको शांति वार्ता करना है, हमको पुनर्वास करना है। इस सरकार को देश में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे
जो जरूरी नहीं है कि इस सरकार की विचारधारा के हों। वो हो सकता है कि भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह असहमत हों, लेकिन नक्सली उनसे उनके मार्फत आपसे बातचीत करने को अगर तैयार हैं तो सरकार को उनके थ्रू भी बात करना चाहिए, उनके माध्यम से भी बात करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बातचीत की सरकार की रहती है। उनका तो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, तो आप नक्सलियों को क्या बोलेंगे, तुम बात करने सामने नहीं आते? वो तो नहीं आते हैं, वो तो बंदूक चला रहे हैं। सरकार है जो लोकतंत्र से चुन के आई है। सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि लोकतांत्रिक माहौल बढ़े, लोकतांत्रिक बातचीत हो लोगों से। तो ये सरकार को चाहिए कि नक्सलियों को बातचीत तक लेके आए। इसके लिए अगर परस्पर विरोधी लोगों की भी जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एक छोटी सी याद दिलाता हूं मैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और जब यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन जाना था हिंदुस्तान का, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मुखिया बना के भेजा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर। उसकी एक और वजह थी, अटल जी की तबीयत खराब थी, तो वहां पे सरकारी खर्च पे वो जाएंगे, उनका इलाज भी हो जाएगा। ये एक मकसद था। ये अटल जी ने बड़ी उदारता से राजीव गांधी की तारीफ करते हुए ये बात कई बार कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी, किताबों में दर्ज है। लेकिन अटल जी तो सरकार के विरोधी पार्टी के थे। उनकी पार्टी के उस समय दो सांसद थे टोटल, लेकिन उन्होंने, राजीव गांधी ने उनको भेजा था डेलीगेशन का मुखिया बना के। जब आप सत्ता पर आ जाते हैं, आपका मन उदार रहना चाहिए, पॉलिटिक्स से परे सोचना, आपका दिल बड़ा रहना चाहिए, दरिया दिली रहनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, दरिया दिली रहनी चाहिए। हो सकता है कि आज देश में नक्सलियों से बातचीत के लिए कुछ ऐसे लोग सबसे माकूल हों जो उनसे बातचीत करवा सकते हैं सरकार की। हो सकता है वो लोग भाजपा की, आरएसएस की विचारधारा के ना हो, लेकिन फिर भी उनकी मदद लेनी चाहिए। लोग तो इसी देश के हैं, वो इसी देश के नागरिक हैं। मेरा तो ये कहना है, नक्सलियों से बातचीत के लिए अगर नेपाल के कोई व्यक्ति की मध्यस्थता दोनों को मंजूर है, मुझको उसमें भी बुराई नहीं दिखती है। मेरा तो मानना है कि बेकसूर मौतें खत्म हो। हजारों मौतें हो चुकी है बस्तर में, सुरक्षा बलों की, आदिवासियों की, नक्सलियों की, सबकी हजारों मौतें हो चुकी है। 50-60 हजार सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं। ये खर्चा कहाँ से जा रहा है? आपके, मेरे और गरीब लोगों की जेब से जा रहा है। तो जरूरी ये है कि ये बातचीत हो। जरूरी है कि जो मिल सके, जो भरोसेमंद हो, जिसके उनसे बात हो सके, उसके मार्फत बात कीजिए। बिल्कुल। कोई भाजपा की विचारधारा का नहीं है तो सरकार को मजबूर थोड़ी कर देगा कि आप उनकी गलत मांग मानो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फूड फॉर थॉट है हम सभी के लिए जो ये डिस्कशन सुन रहे हैं, कि बहुत रिमार्केबल कमेंट है ये, कि किस तरह से भले ही शुरुआत किसी ने की हो, भले ही अच्छी शुरुआत विजय शर्मा ने की हो, उनकी टीम ने की हो, उनके डिपार्टमेंट ने की हो, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है। सबको हर एक डायरेक्शन से लोगों को साथ में आना चाहिए ताकि एक टेबल पर ला सके दोनों पार्टीज को और एंगेज हो सके वो कॉन्वर्जेशन में, ताकि वो कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ के एक ऐसे एक पिवटल मोमेंट की तरह, पिवटल मोमेंट पर आगे बढ़ सके कि नक्सलिज्म का जो क्लाइमैक्स की बात हो रही है, एक नैरेटिव को पुश किया जा रहा है कि क्लाइमैक्स आ गया है, वो चीज हमें रियलिटी में देखने को मिले। तो जितने भी लोग मीडिएट कर सकते हैं वो सामने आए और दोनों पार्टीज को, यानी नक्सल्स के कार्डर्स को, लीडर्स को और पुलिस ऑफिशियल्स को साथ में एक टेबल पर लाएं, ताकि गवर्नमेंट और नक्सल्स मिलके एक मध्यस्थता कर सके और ये जो नक्सलवाद है ये हमारे भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। देखते रहिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये एक अच्छी शुरुआत है। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहार।